बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी, नीतीश कुमार जी तो हैं बिहार में और हैं तो हैं, ये मानना पड़ेगा। और देखिए ये कल जो घटनाक्रम हुई वहाँ पे, जो हमें देखने को मिला कि फिर से जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के वो वापस बीजेपी छोड़ के फिर से आरजेडी से उन्होंने गठबंधन कर लिया और साथ में मिलके आज शपथ ग्रहण बस होने ही वाला होगा 1 आध घंटे के अंदर। तो ये नीतीश बाबू देखिए पिछले 8-9 सालों में लगभग जहाँ तक हम देख रहे हैं तीसरी बार उन्होंने जो है अपना पाला बदला है। 2013 में बीजेपी छोड़ के अलग हुए, फिर आरजेडी से मिले, फिर 2017 में वापस आए, 2022 में फिर वापस आरजेडी की तरफ चले गए। अब इसमें ये कोई नई बात नहीं है, जनता भी वहाँ की जानती है। और ये जो कुछ हुआ है अभी आजकल में, ये देखिए काफ़ी सालों से या मैं तो कहूँगा हाँ, काफ़ी सालों से इसकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं बन रही थी। 2013 में पहली बार जब अलग हुए नीतीश कुमार, फिर 17 में वापस आए, बीजेपी भी तब जानती थी, आरजेडी भी जानती थी कि ये बीजेपी के संग से 13-17 साल रह के आ रहे हैं, तो कितनी इनकी जो है मतलब ये कभी जा भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी आरजेडी ने उन्हें स्वीकार किया, साथ में महागठबंधन बना के 2015 में चुनाव लड़े। फिर जब 2017 में वापस बीजेपी की तरफ आए, बीजेपी भी जानती थी कि 17 साल रह के उधर गए हैं, 3 साल बाद फिर वापस आ रहे हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ना आरजेडी कभी इनको मना करती है और ना ही बीजेपी मना करती है। और दूसरी बात देखिए बड़ी विचित्र स्थिति क्या है बिहार की, कि नीतीश कुमार जो है वो नीतीश कुमार है, वो मन से ना पूरी तरह से बीजेपी है और ना मन से पूरी तरह लालू प्रसाद है, आरजेडी है। लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो बीजेपी के बिना ना बना सकते हैं सरकार, ना ही आरजेडी लालू प्रसाद के बिना बना सकते हैं। और आरजेडी और बीजेपी की भी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के बिना अकेले दम पर सरकार बना नहीं सकते। इसी कारण ये सब चलता रहता है। नीतीश कुमार अकेले बना नहीं सकते, बीजेपी अकेले बना नहीं सकती, आरजेडी अकेले बना नहीं सकते, इसलिए जो है नीतीश कुमार जिधर भी जाएँगे उनका स्वागत ही होता है। दोनों दल जानते हैं आरजेडी और बीजेपी कि भई इनके बिना नहीं चलेगा, लेकिन ये भी कब तक साथ चलेंगे पता नहीं। लेकिन ठीक है अभी आ गए, तो एक बार के लिए सत्ता मिल जाएगी। यही हो रहा है बिहार में। पिछले 20 साल से कहिए जब से वो लालू प्रसाद जी या आरजेडी जब से सत्ता से बाहर गई है 2005 में तब से। लगभग 20 नहीं 18 साल तो हो ही गए। तो ये है कुल कमोबेश बिहार की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो। अब उसमें इसका रास्ता कहीं न कहीं अब आरजेडी और बीजेपी दोनों ही निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन अब रास्ता है कि अकेले आप बना नहीं सकते। इसके पहले देखिए बिहार की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो वहाँ की कास्ट इक्वेशन है, उससे मोटे तौर पे हम चलिए समझ लेते हैं। अगर 100 लोग हैं बिहार में, 100% में लगभग 16% जो है वो अपर कास्ट है, ठीक है? जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ रहती है। 5% जो बिज़नेस क्लास है, जिसे बनिया कहते हैं, वो भी बीजेपी के कुल मिला के 20% लगभग इनका वोट बैंक है। आरजेडी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो है मुस्लिम यादव का, जो दोनों मिला के लगभग 30% होते हैं बिहार में। 31 कह लीजिए जो भी। अब ये दोनों हो गए 50, बाकी जो 50 है यानी आधा बिहार जो है उस वो जो है नॉन मुस्लिम, नॉन यादव, नॉन अपर कास्ट के बाद जो 50% जनसंख्या बिहार की बचती है, उसमें ये सारे लोग आते हैं जिसमें कि कुछ ओबीसी के हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कुछ उसमें भी अति दलित, अति पिछड़ा वगैरह भी जो कम्युनिटी बनाई गई है, वो सब उसी में आते हैं। वो काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 50%। वो इतनी संख्या है कि अगर शायद नीतीश कुमार कभी अकेले लड़े और जो कमोबेश साथ में है नीतीश कुमार के, तो शायद वो अकेले भी कभी सरकार बना सकते हैं, बना सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी शायद ऐसा इतनी हिम्मत नहीं करी या नहीं सोचा कि मैं अकेले कर पाऊँगा, इसलिए वो साथ लेके सेफ चलते हैं, या तो बीजेपी या आरजेडी के साथ मिल के लड़ते हो। ये है। अब देखिए इसमें आरजेडी के साथ थोड़ी-सी दिक्कत क्या है कि उस पार्टी का एक इमेज बना हुआ है कि वो मुस्लिम यादव से आगे उसकी पहुँच नहीं है। अपर कास्ट है या जो ये 50% जिसमें शेड्यूल कास्ट या अति पिछड़ा जो वर्ग है, वो भी कहीं न कहीं डर या शक की नज़र से आरजेडी को देखता है। अपर कास्ट के साथ उनकी एक पुरानी जो या जो भी कहिए एक टकराव उनका रहा है शुरू से। हालाँकि अब तो हर पार्टी में हर तरह के लोग हैं, लेकिन अपर कास्ट भी जाना नहीं चाहता आरजेडी के साथ। जो बिल्कुल ही फिर जो शेड्यूल कास्ट है या जो अति पिछड़ा वो भी जाना नहीं चाहता आरजेडी के साथ। तो वो कहीं न कहीं 30-32% पे आके वो फिक्स है उनका। जैसे यूपी में अखिलेश यादव जी का है। उनका 30-32% मुस्लिम यादव वाला वोट बैंक फिक्स्ड है। लेकिन वो किसी और के साथ जाना चाहे तब भी लोग थोड़ा जाने के पहले सोचते हैं कि चलो हम कुछ और ही देख लें।
अब अपर कास्ट जो है वो मोर और लेस 16% और 4-5% जो बनिया वोट है बिजनेस क्लास का, वो 20% के आसपास बीजेपी के पास रहती है। बाकी जो 50% शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा है, वो नीतीश कुमार जी के साथ अब तक रहा है। अब देखिए आगे इसमें, अब तो चले तो गए वहां पे, 2 साल बाकी है लोकसभा चुनाव में, 3 साल बाकी हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। अब इन दोनों में आगे क्या हो सकता है? अब वहाँ आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, तो तेजस्वी यादव चाहते तो वो मुख्यमंत्री का दावा ठोक सकते थे, लेकिन उन्होंने एक काफी मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजन दिखाते हुए बहुत उन्होंने जोर नहीं लगाया टॉप लीडरशिप लेने के लिए, नीतीश को ही सीएम रहने दिया। क्योंकि देखिए अब 2 साल बाकी है, सरकार बदलेगी, केंद्र सरकार से सीधा अब टकराव होगा, तो कहीं ना कहीं और काम करने में दिक्कतें आएगी। जो नए लोग आएंगे उनमें कुछ अपने अपना आकांक्षा होगा ही कि भाई मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मेरी उपेक्षा हुई, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो खींचतान चलती रहती है। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के संग टकराव है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना कुछ तो करेंगे। तो ले दे कि जो कुछ भी काम नहीं होगा, जो बदनामी होगी, जो एंटी इनकम्बेंसी होगा, वो नीतीश बाबू के सिर पे ही आएगा आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर, ताकि जब 24 या 25 में चुनाव में जाने की नौबत आए, तो तेजस्वी यादव भी कहें कि भाई नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, हमने तो उनका पूरा साथ दिया, वो नहीं कर पाया तो हम क्या करें, अब हमें एक बार मौका दीजिए, कम से कम ये बोलने लायक रहेंगे तेजस्वी जी 2024 या 25 में। बीजेपी तो खैर विक्टिम कार्ड खेल ही रही है, अब वो तो कह ही रही है कि भाई जनादेश हमें मिला था, हमने ज्यादा सीट होने के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो बिना कारण छोड़ के चले गए। तो इसमें जो है नीतीश कुमार के सामने अब आने वाले जो 2-3 साल है, वो कोई बहुत अच्छे नहीं है, खासकर नीतीश कुमार जी के लिए। अब जब चुनाव की बात आती है तो उसमें सब कुछ हो जाता है सामाजिक गठजोड़, कि कौन सा सामाजिक वर्ग किसके साथ जाएगा। आरजेडी का अपना वोट बैंक है फिक्स्ड है 30-32%, बीजेपी का अपना एक वोट बैंक फिक्स्ड है 20%। बाकी जो ये 50% का वोट बैंक बनता है, अब इसमें हम देखिए कि क्या हो सकता है। इसमें से कोई भी सामाजिक वर्ग आरजेडी की तरफ जाने में शायद 10 बार सोचेगा, वो नहीं जाएगा। क्योंकि जो 90 के दशक का एक सामाजिक टकराव का दौर हमने देखा था, जब वो रणवीर सेना और पता नहीं वो क्या क्या वो वसूली और लोग कहते हैं जो जंगल राज, उस समय काफी जो है मतलब संकट में और काफी अत्याचार भी हुए थे, अपराध का शिकार होते थे जो वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट और जो कमजोर वर्ग था। तो आरजेडी की तरफ जाना थोड़ा उनका कठिन है। नीतीश कुमार अगर कमजोर पड़ते हैं तो देखिए यूपी वाला हाल होगा। यूपी में क्या हुआ कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक था आज भी उतना है, बीजेपी का जो अपर कास्ट वोट बैंक था वो तो था ही, तो बदला क्या? जो मायावती का जो अति पिछड़ा वाला जो या जो अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो एक वोट बैंक था, वो आ गया बीजेपी की तरफ, क्योंकि मायावती कमजोर पड़ गई, अखिलेश यादव की तरफ वो जा नहीं सकते, तो वो आ गए हैं बीजेपी की तरफ, जिस कारण यूपी में अब लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। बिहार में ये सिचुएशन बिल्कुल लगभग थोड़ी मिलती जुलती है। वहां लालू जी का या आरजेडी का वोट बैंक बिल्कुल नहीं बदला है, ना बदलेगा, और 30-32% उनके पास था, है और रहेगा। बीजेपी के पास लगभग 20% अपना वोट बैंक है, वो था, है और रहेगा। जो ये 50% है जो नीतीश जी के साथ आज है, नीतीश कुमार जब कमजोर होंगे या जब इनकी बदनामी होगी, एंटी इनकम्बेंसी होगा, तो उस 50% में से जो नीतीश कुमार का अपना एक सामाजिक वर्ग है, जिसमें कि पटेल, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, ये लगभग 15% है, 20% भी हो सकता है सब मिला के, तो वो इनके साथ रह जाएगा। बाकी जो 30% है ये आरजेडी की तरफ तो नहीं जाएगा, तो नेचुरल सा झुकाव है, ये बीजेपी की तरफ आ सकता है। जैसे कि यूपी में मायावती का जो दलित वर्ग है वो आ गया बीजेपी की तरफ, अखिलेश की तरफ नहीं गया, वैसे बिहार का जो दलित वर्ग है वो नीतीश कुमार के कमजोर होने से बीजेपी की तरफ झुक सकता है भविष्य में, आरजेडी की तरफ जाने की संभावना कम है, बिल्कुल यूपी की तरह। तो ये तो एक आने का भविष्य का रोड मैप दिख रहा है। दूसरा कि इस बार जो हुआ, अब शायद बीजेपी का भी मन भर सा गया है। इसके पहले हमने जो देखा था, आ, नीतीश कुमार आते थे जाते थे कोई बात नहीं, लोग विपक्ष में बैठ जाते थे, कोई ज्यादा हल्ला नहीं मचाती थी बीजेपी या कुछ ये हुआ वो हुआ। लेकिन कल से जो मैं देख रहा हूँ, जो एक प्रोटेस्ट मोड में या कुछ अब कुछ डिसाइसिव करने वाले मोड में बीजेपी सड़कों पे उतरती हुई दिख रही है। और जो है इसमें जो एक मतलब बिहार में सबसे बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, कहा जा सकता है रविशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि उनका काफी लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, साफ सुथरी छवि रही है, केंद्र में मंत्री रहे हैं। वो काफी जगह आज प्रोटेस्ट को लीड करते हुए दिख रहे थे सड़कों पे, जो कि एक
नई बात है, क्योंकि ये कहा जाता है बिहार में बीजेपी के पास कोई अपना लीडर नहीं है। सुशील मोदी को बिहार की जनता मानती नहीं कि वो बीजेपी का ढंग का कोई लीडर है। वो सड़कों पर उतरते हैं, जनता के बीच में उनकी कोई पकड़ है, ऐसी बात नहीं है। उनकी छवि भी कोई वही लालू के साथी के रूप में अधिक जाना जाता है। तो इसमें रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों का रोड पे आना और इस प्रोटेस्ट को लीड करना और सामने दिखना, ये भविष्य की तैयारी कहीं न कहीं दिखाता है कि भाजपा अपने आप में वहाँ पे एक चुनौती देने के लिए तैयारी कर रही है। इसका अपना जो वोट बैंक है उस पे वो जोड़ेगी क्या? वो जो दलित का वोट है, जो कि अभी नीतीश कुमार जी के साथ है, नीतीश कुमार अगर कमज़ोर होंगे तो वो बीजेपी की तरफ ही आएगा स्वाभाविक रूप से। जैसे यूपी में मायावती कमज़ोर होने से दलित वर्ग बीजेपी की तरफ चला गया। वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया। दूसरी बात कि अब लीडर कौन है? तो इस लीडर कौन है का एक बड़ा-सा शून्य वैक्यूम तो है बिहार में, कोई बीजेपी का अपना लीडर नहीं है। अब आप इधर 1-2 दिनों से जैसे रविशंकर प्रसाद जैसे लोग सामने से सड़कों पे उतर के दिखाई दे रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और लीड करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये इन जैसे लोग आगे बढ़ें, तो हो सकता है भविष्य में एक बिहार में एक संभावित बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट या एक लीडर के रूप में रविशंकर प्रसाद जैसे लोग आ सकते हैं, क्योंकि इनकी सभी साफ-सुथरी है। कोई इन पर ऐसा आक्षेप नहीं है, लंबा पॉलिटिकल अनुभव और पढ़े लिखे हैं, कानून मंत्री रहे हैं। और देखिए कहीं न कहीं कुछ चल रहा होगा, तभी आपने देखा होगा 1 डेढ़ साल पहले या 10 महीने पहले अचानक से रविशंकर प्रसाद जी को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया। कारण क्या था? कोई जानता नहीं था। ये है पिछले 1 साल से। क्या पता आगे कहीं सोच भी रही हो पार्टी कि भई वहाँ एक चेहरा हमें देना है तो किसी को वहाँ रखना पड़ेगा स्टेट में। रविशंकर प्रसाद जैसे लोग अगर बिहार का फेस बने, चेहरा बने बीजेपी का, तो कहीं से कोई इस पे दाग नहीं है। कोई इस पे दो राय नहीं उठाएगा। और रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री से हटने के बाद बिहार में ही लगातार रहे हैं और अचानक अब सड़कों पे दिख रहे हैं। तो हो सकता है, और इस बीच में जो चुनाव लड़ा बीजेपी ने, इसमें सब कोई जानता है कि चिराग पासवान जी को उन्होंने मतलब वो जिस ढंग से उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, जहाँ-जहाँ बीजेपी लड़ी वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया चिराग पासवान ने। तो इस कारण नीतीश कुमार जी का कद छोटा हो गया, सीटें कम आ गई भाजपा से। भाजपा वहाँ बड़े भाई की भूमिका में आ गई। नीतीश कुमार जी का कद छोटा करके आगे जब ये गुस्सा होके अलग होंगे, तब वहाँ जो है कोई अपना दमदार चेहरा, साफ-सुथरा चेहरा जैसे रविशंकर प्रसाद है, ऐसे लोगों को आगे करके भविष्य में अकेले दम पे चुनौती पेश करे बीजेपी, ये हो सकता है, एक दिखता है, जो लॉजिकल थिंकिंग है। आगे अब होगा क्या, ये आने वाले समय में कब तक चलता है गठबंधन, ये कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है, 2024-25 ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें क्या तस्वीर उभर के आती है बिहार में, ये अब देखने वाली बात होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी फिर बातें नई पुरानी में, बात करें किसी और विषय पे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।